नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक बड़े ही रोचक अध्याय के बारे में, जिसका नाम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। यह पाठ आपको सीबीएसई की कक्षा 10वीं के हिंदी कोर्स बी में मिलेगी, अर्थात ये जो चैप्टर है वो हिंदी कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है। तो शुरू करते हैं। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जिसके राइटर हैं प्रहलाद अग्रवाल, का बेस्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए, इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद या इस चैप्टर का संपूर्ण अध्ययन कर लेने के बाद हम ये जान पाएंगे कि विद्यार्थी भारतीय सिनेमा के बहुत सारे पहलुओं से अवगत हो सकेंगे, राज कपूर के व्यक्तित्व और कृतित्व को जान सकेंगे, फिल्म तीसरी कसम के भाव को जान पाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना से अवगत होंगे, कवि और गीतकार शैलेंद्र के बारे में जान सकेंगे, जो इस वीडियो का मुख्य तत्व है। अन्य जानकारियों से भी छात्र परिचित हो सकेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाठ में दिया गया है, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। अर्थात जब फिल्म संगम रिलीज हुई तो ये सुपर डुपर हिट फिल्म हुई, जिसके कारण राज कपूर आत्मविश्वास से भर उठे और उन्होंने एक ही साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की, जो थी मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। इसी बीच वो एक फिल्म और करते हैं जिसका नाम है तीसरी कसम। देखिए, ये है तीसरी कसम का सबसे पहला वाला पोस्टर और हम लोगों को ये जान लेना आवश्यक है कि तीसरी कसम एक साहित्यिक कृति पर बनी या फिल्माई गई है। उस साहित्यिक कृति का नाम है मारे गए गुलफाम और ये कुछ इस प्रकार का है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। उर्फ का मतलब होता है एक और नाम। वास्तव में ये जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है और ये कहानी बहुत लंबी है। इस कहानी को ही संक्षिप्त में तथा इस फिल्मों के की फीचर्स के बारे में इस पाठ में बताया गया है। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। हम लोग देख लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु वास्तव में दिखते कैसे थे। ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी और आंचलिक उपन्यास में इनका मैला आंचल प्रथम स्थान पर आता है। अब हम लोग आ जाते हैं इस फिल्म के तीसरे मुख्य बिंदु पर, जो है कलाकार। देखिए, इस फिल्म में कलाकार राज कपूर और वहीदा रहमान थे। अर्थात इस फिल्म में जिन्होंने एक्टिंग की है उसमें लीड रोल में थे राज कपूर और उनके ऑपोजिट वहीदा रहमान, जो कुछ इस प्रकार दिखती हैं। राज कपूर और वहीदा रहमान दोनों अपने समय के नामजद सितारे थे। इसके बाद गीत इस फिल्म के लिए लिखे हैं शैलेंद्र, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, और हसरत जयपुरी ने। ये देख लीजिए, इधर वाले जो हैं ये है शैलेंद्र और ये हसरत जयपुरी जी। अब हम लोग देख लेते हैं संगीत। तो शंकर जयकिशन के द्वारा इस फिल्म में म्यूजिक दिया गया है। यह है शंकर जयकिशन। ओके, तो ये थी बेसिक जानकारी तीसरी कसम फिल्म के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगले बिंदु की ओर कि तीसरी कसम फिल्म से कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस या सामान्य सवाल हो सकते हैं। जैसे, इस फिल्म का नाम तीसरी कसम क्यों है? फिल्म क्यों नहीं हिट हुई? जी हाँ, आपके लिए ये जान लेना आवश्यक है कि ये फिल्म हिट नहीं हुई। तीसरी कसम फिल्म की स्टोरी या इसकी कथानक या इसका प्लॉट क्या है? फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? राज कपूर को शोमैन क्यों कहा जाता है? बॉक्स ऑफिस का क्या अर्थ होता है? तो ये जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम आने वाले स्लाइड्स में पाएंगे, लेकिन आपको मैं कुछ कुछ बातें अभी से ही बता देता हूँ।
फिल्म का नाम तीसरी कसम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस फिल्म के लीड कैरेक्टर राज कपूर जो हीरामन की भूमिका अदा करते हैं, वो बैलगाड़ी या हम लोग उसे ग्रामीण भाषा में टप्पर गाड़ी कहते हैं, वो टप्पर गाड़ी चलाया करता था। और उन्होंने 3 कस्में खाई कि टप्पर गाड़ी पर कभी चोरी का सामान नहीं लादेगा, कभी बांस नहीं लादेगा, और तीसरी वो कसम खाता है फिल्म के अंत में कि वो कभी कंपनी के बाइक को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। फिल्म इसलिए हिट नहीं हुई क्योंकि ये फिल्म जो थी एक साहित्यिक कृति पर आधारित थी। साहित्यिक कृति को ही एज इट इज़ दृश्य श्रव्य रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें किसी भी तरह की भावनाओं को ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया गया, त्रासद स्थितियों को अति ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया गया। जैसा उस कहानी में लिखा हुआ था वैसा एज इट इज़ प्रेजेंट किया गया। इस वजह से ये जो फिल्म बनी वो 2-4 करने वालों के मानसिक समझ के बाहर थी, ये हृदय की वस्तु थी। इसीलिए इस फिल्म के वितरक या इस फिल्म के खरीदार नहीं मिल रहे थे। तीसरी कसम की स्टोरी या कथानक क्या है हम लोग आगे देखेंगे। फिल्म की शूटिंग जो हुई है मध्य प्रदेश के वीणा और ललितपुर में हुई। राज कपूर को शोमैन क्यों कहा जाता है इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और बॉक्स ऑफिस का अर्थ होता है TICKET, टिकट काउंटर। जब हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले टिकट बुक करते हैं और उस टिकट बुक काउंटर को ही हम लोग बॉक्स ऑफिस कहते हैं। उत्तर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इस फिल्म का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है। पारिश्रमिक के तौर पर अभिनेता राज कपूर ने मात्र 1 रुपया ही लिया था। जब इस फिल्म का प्रस्ताव लेकर शैलेंद्र राज कपूर जी के पास गए तो राज कपूर जी को इस फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इस फिल्म में एज ए लीड रोल की भूमिका निभाने को वो तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने बार बार शैलेंद्र को आगाह किया कि तुम पहली बार फिल्म बनाने जा रहे हो, अपनी जीवन की सारी कमाई इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सोच समझ कर करो क्योंकि फिल्मों में बहुत बड़ा जोखिम होता है। अगर फिल्म नहीं चली तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा। लेकिन फिर भी अटल शैलेंद्र जी ने इस फिल्म को बनाने का निर्णय लिया। फिल्म का फिल्मांकन मध्य प्रदेश के बीना और ललितपुर में हुआ था। फिल्म का प्रदर्शन वर्ष 1966 था, अर्थात 1966 में यह फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर आई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही, असफल रही। कारण पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अपनी एकमात्र फिल्म की असफलता से शैलेंद्र काफ़ी निराश हो गए और साल के अंत में ही 1966 के साल के अंत में ही दिसंबर महीने में उनकी मृत्यु हो गई। आपको एक बात ये जान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने फिल्म इंडस्ट्रीज़ में रहते हुए बहुत सारे गीत लिखे, उन्होंने अपनी पूरी कमाई एक फिल्म में इन्वेस्ट कर दी और वो फिल्म बुरी तरीके से पिट गई। इस वजह से ये इतने डिप्रेशन में चले गए, इतने बड़े सदमे में चले गए कि 1966 दिसंबर महीने में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु, तीसरी कसम के वीडियो खंड की ओर। देखिए, इस पाठ में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, ऐसे बहुत सारे कोट हैं जहाँ पर इस फिल्म के डायलॉग मेंशन किए गए हैं। इसलिए हम लोगों को वो जो डायलॉग यहाँ मेंशन किए गए हैं उससे रिलेटेड वीडियो देख लेना ज़रूरी है ताकि ये पाठ हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। हम लोग देखते हैं पहली कसम, दूसरी कसम और तीसरी कसम क्या क्या थी। पहली कसम, ये देखिए। कभी नहीं करूंगा। क्या किया है तूने? अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गाड़ी नहीं है भाजी। गाड़ी नहीं है? क्या हुई तेरी गाड़ी? कान पकड़, कान पकड़। अरे तू बोलेगा भी या कान ही पकड़े रहेगा? कसम खाता हूँ भाजी, फिर कभी चोर बाजारी का माल नहीं लादूंगा। तो ये पहली कसम खाता है कि अपनी गाड़ी में कभी भी चोर बाजारी का सामान नहीं लादेगा। अब आते हैं दूसरी कसम पर। कसम खाता अब कभी पास नहीं लादेगा। अरे पास नहीं लादेगा। बस बस
मैं नहीं दे। हुआ तू आ गया। कल सुबह ही नंदगांव से बांस लाने, जल्दी निकल जाना। मैं बांस नहीं लाऊंगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। दूसरी कसम ये खाता है कि ये कभी भी अपनी बैलगाड़ी में बांस नहीं ला देगा। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी कसम पर। उलट उलट के क्या देखते हो? खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाइक को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। और तीसरी कसम खाता है कि ये कभी भी अपनी गाड़ी में या कंपनी के बाइक को नहीं बैठाएगा। तो ये समझ में आ गया, 3 कसम ये पूरे फिल्म में खाता है, जिस वजह से इस फिल्म का नाम तीसरी कसम रखा गया। अब ये एक जगह जब हीराबाई को, जो इस फिल्म में वहीदा रहमान ने किरदार निभाया है हीराबाई, उसे लेकर मेला जा रहा होता है, तो 30 घंटे के जर्नी के दौरान ये उसे एक लोक कथा सुनाता है और उसी लोक कथा के दौरान ये एक गीत गाता है और गीत के बीच में ये पूछता है, मन समझती हैं ना आप? जवान हो गई थी महुआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती थी। रात दिन कलपता था बेचारी का मन। मन समझती है ना आप? अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु पर। चलत मुसाफिर मोह लियो रे, ये गाना बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है। चलत मुसाफिर वाले चलत मुसाफिर रे फिर मोह। अब आते हैं अगले वीडियो खंड की ओर, लाली लाली डोलिया में। अब आते हैं अगले बिंदु, सजनवा बैरी हो गए हमार। सजनवा हो गए हमार, कोई बातें चिट्ठियां हो तो हर कोई बातें, भागना बातें कोई हो गए हमार। ये गीत भी उसी 30 घंटे के जर्नी के दौरान हीरामन हीराबाई के लिए गाता है। फेनू गिलासी बोली, बहुत से बच्चे या बहुत से शिक्षक भी फेनू गिलासी शब्द का अर्थ समझ ही नहीं पाते। ये है फेनू गिलासी। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, बच्चों जैसी महीन फेनू गिलासी बोली। फेनू गिलासी? जी, फेनू गिलासी। ओ, ग्रामोफोन। हाँ, वही भोंपू। फेनू गिलासी अर्थात ग्रामोफोन। और ये हीरोइन या एक्ट्रेस की प्रशंसा में कहता है कि आपकी आवाज़ इतनी महीन, इतनी मधुर है जैसे फेनू गिलासी की आवाज़, ग्रामोफोन की आवाज़। और एक वीडियो खंड, मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत, देखिए। क्या देख रहे हैं? जी, आपका मुंह बिल्कुल क्या? बोलो ना। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरे थी? वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। देखिए, मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत। आपको बता दूं, बहुत दिन पहले जब 1913 के आसपास राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, तो उस फिल्म में स्त्रियां थी ही नहीं बल्कि पुरुषों को ही स्त्री बनाकर स्त्री की भूमिका उनसे निभाई गई थी।
होता ऐसा था कि पुराने ज़माने में स्त्रियां पर्दे में रहती थी और पब्लिक में आकर डांस नहीं करती थी। ऐसे में क्या होता था, लड़कों को ही इस तरीके से सजा सवार कर लाया जाता था कि वो लड़कियां लगे और उनका अभिनय भी बहुत अच्छा होता था, उनका नृत्य भी बहुत अच्छा होता था। तो ये जब वहीदा रहमान अर्थात हीराबाई को देखता है तो कहता है आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल मनुआ नटुआ के छोकरे नाच जैसा है। तो वो कहता है क्या मैं छोकरा हूँ? तो बोलता है नहीं नहीं, वो छोकरे ही छोकरी जैसे लगते थे। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं राज कपूर द शोमैन। राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन क्यों कहा जाता है, ये सवाल अधिकतर इस चैप्टर से पूछा जाता है। देखिए, राज कपूर उस समय भारत के सबसे बड़े शो बिजनेस में थे। शो बिजनेस अर्थात फिल्म प्रोडक्शन हो, फिल्म डायरेक्शन हो या फिल्म में एक्टिंग हो, ये बहुत अच्छे से करते थे। और साथ ही साथ उस समय मनोरंजन का एकमात्र साधन या सबसे बड़ा साधन फिल्में ही माना जाता था। इस वजह से राज कपूर ने जितनी भी फिल्में निर्देशित की या प्रोड्यूस की या जितनों फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया, वो सब फिल्में अपने समय में सुपर डुपर हिट हुई। इसी वजह से ये एशिया के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने लगे। और राज कपूर की वजह से ही भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि राज कपूर जी रसिया में जाकर थिएटर अर्थात नाटक भी किया करते थे। इसीलिए इन्हें एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये आंखों से ही अभिनय कर देते थे, आंखों की बोली से ही बात कर लेते थे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शैलेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। देखिए, ये है शैलेंद्र जी और इनका असली नाम और पूरा नाम है शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र। इनका जन्म 1923, मृत्यु 1966। और ये एक लोकप्रिय भारतीय हिंदी उर्दू कवि, गीतकार और फिल्म निर्माता थे। पूरे जीवन में एक ही फिल्म का निर्माण किया, अर्थात इन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई उस फिल्म को प्रोड्यूस करने में लगा दी थी। और फिल्म का नाम था तीसरी कसम, जो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम साहित्यिक कृति लिखी गई थी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा, उस पर आधारित है। अगर हम लोग इनके कौशल के बारे में बात करें तो पाएंगे कि इन्होंने बहुत सारी गीत फिल्मों में लिखी हैं। ये कुछ फेमस गीत है और इनके गीतों की खास बात ये होती है कि इनके गीत किसी भी रूप से दुरूह नहीं होते थे, बल्कि भावप्रवण हुआ करते थे। इनके गीतों को सुनने के बाद जो श्रोतागण होते थे वो ऑटोमेटिक बड़े आसानी से ही गीत का अर्थ समझ लेते थे। और यही कारण था कि ये जो श्री 420 का एक गाना है जिसका प्यार हुआ इकरार हुआ, और उसी का एक अंतरा है रातों दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियाँ, जिसके लिए शंकर जयकिशन ने जब आपत्ति की कि जनता दसों दिशाएं नहीं समझेंगी, तो शैलेंद्र जी ने उनकी बातें नहीं मानी और ये प्रमाणित कर दिया कि 10 दिशाएं होती है और जनता समझेगी। आप गीत के बोल को बिना बदले, बिना लिरिक्स में छेड़छाड़ किए आप इस गीत को कंपोज कीजिए, और ऐसा ही हुआ भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्रियाकलाप, एक्टिविटी। अब आपको ये बताना है फिल्म का नाम तीसरी कसम क्यों है, फेनु गिलासी के अर्थ एवं प्रयोग संदर्भ लिखिए, शैलेंद्र की असामयिक मृत्यु का कारण लिखिए, राज कपूर को शोमैन क्यों कहा जाता है, वर्तमान फिल्मों की कमजोरी क्या है, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म क्यों फ्लॉप रही। ये कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आपने इसका उत्तर बता दिया तो समझिए यहाँ तक वीडियो आपने सही से देखा है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर। तीसरी कसम एक अमर कृति। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता है। सेल्यूलाइड अर्थात फिल्म की रील को ही सेल्यूलाइड कहा जाता है। इसके बारे में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिल्म जो है वो बिल्कुल भावनाओं पर आधारित है। इसमें किसी भी त्रासद स्थितियों का ग्लोरीफाई
नहीं किया गया है। त्रासद स्थिति को ही अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं और किसी भी ट्रेजेडी स्थिति को यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया गया है। फिल्म के बोल, फिल्म की भाषा, फिल्म में जिन्होंने भी किरदार अदा किया है वो सब उत्तम कोटि के हैं और ये फिल्म किसी भी तरीके से दर्शकों के भावनाओं का शोषण नहीं करती। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ये फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइड पर लिखी कविता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम लोग पाएंगे कि तीसरी कसम फिल्म जो है वो अपने आप में अमर फिल्म है। जैसे हम लोग अगर यहाँ तीसरी कसम फिल्म का कोई भी सीन देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें बड़ी मालिक समन चाचा और अगर इसी फिल्म की तुलना हम लोग किसी और से करें, जैसे मान लीजिए हम लोग एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म देवदास का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें शाहरुख खान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है और वो पारो के घर के बाहर है। इस स्थिति को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये ऐश्वर्या राय जिसने पारो की भूमिका देवदास फिल्म में निभाई है वो गेट के कहीं बीच में तो नहीं फंस जाएगी, जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। अगर हम लोग बाहुबली का एक सीन देखें तो हम लोग पाएंगे कि ये वास्तव में कभी संभव है ही नहीं। देखिए, ये देखिए, वास्तव में एक चोटिल व्यक्ति, एक जख्मी व्यक्ति, एक घायल व्यक्ति जिसमें शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हो, वो कभी भी एक पेड़ को पूरे जड़ से उखाड़ ही नहीं सकता। लेकिन इस फिल्म में इतना ग्लोरीफाई करके दिखा दिया गया है कि जितने भी दर्शक इस फिल्म को देखते हैं उनमें वीर रस का संचार हो जाता है। मेरे हिसाब से ये केवल और केवल हल्क के लिए संभव है, क्योंकि हल्क इज़ नॉट ए कॉमन मैन। और अगर हम लोग शोले फिल्म का एक सीन देखें तो पाएंगे, देखिए यहाँ जया बहादुरी लालटेन लगाते हुए, यहाँ भी देखिए जया बहादुरी फिर से लालटेन लगाते हुए, यहाँ जया बहादुरी को देखिए फिर से लालटेन लगाते हुए, यहाँ देखिए फिर से लालटेन लगाते हुए। अब ये हुई बात। अब हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए उसी गांव में धर्मेंद्र जी, जिन्होंने शायद जय या वीरू किसी का रोल अदा किया था, वो पानी की टंकी पर चढ़कर अपने प्रेम का इजहार कर रहा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उस गांव में बिजली ही नहीं है तो इस टंकी पर पानी चढ़ेगा कैसे, माउंट कैसे होगा वाटर? ये सोचने वाली बात है। अब आप कहेंगे नहीं जनरेटर से, तो आपको बता दूं 1975 के आसपास जनरेटर की कल्पना हुई भी नहीं थी और गांव के ठाकुर के घर में जनरेटर नहीं है तो यहाँ क्या खाक जनरेटर होगा? तो इस तरीके की फिल्में हम लोग देख रहे हैं जिनमें कुछ तुक नहीं बनता, वो अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्में हुई। और ये फिल्म जो भावनाओं का कहीं शोषण नहीं करती, ऐसी फिल्मों को हम लोग देखते हैं तो ये फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि तीसरी कसम फिल्म जो है वो अन्य फिल्मों की तुलना में बड़ी श्रेष्ठ है। तीसरी कसम फिल्म के कीर्तिमान देखिए, तीसरी कसम फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसे घोषित किया गया और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई है।
तो इस दृष्टि से भी हम लोग देखें तो ये फिल्म अपने आप में एक अमर कृति है, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कब आई और कब चली गई इसका तो पता भी नहीं चला। देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बस लोग जीना देर से शुरू करते हैं। धन्यवाद। हम लोग वीडियो के समापन पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ कुछ बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि प्रहलाद अग्रवाल जी की एक रचना है, आधी हकीकत आधा फसाना। आधी हकीकत आधा फसाना, और उसी बुक में से ये चैप्टर जो है बोरो किया गया है। और इस पाठ में ये बताने का प्रयास प्रहलाद अग्रवाल जी कर रहे हैं कि कोई फिल्म जिसमें अगर हम लोग सेट पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते, लेकिन अगर उसमें भावनाओं का उथलापन दिखाया जाए, छिछलापन दिखाया जाए, तो वो फिल्म रियल मायनों में सही नहीं होती। फिल्म जो है वो साहित्य की एक विधा है जिसे हम लोग समाज को सुधारने में, समाज को एक नई सोच देने में प्रयोग करना चाहिए। समाज को सही दिशा और दशा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म को कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, लेखक का यह कथन एकदम सही है कि इस फिल्म को कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, क्योंकि ये भावना प्रधान कथा है। इस फिल्म की मूल कथा की बारीकियों को भी सादगी से उकेरा गया है। कहीं भी भावना का आधिक्य या भावनाओं को ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया गया, त्रासद स्थितियों को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। इस प्रकार की फिल्में जो है वो अर्थ अर्जित करने में, अर्थात पैसे कलेक्शन करने में तो कमज़ोर पड़ सकती हैं, लेकिन अपने आप को अमर बनाने में कभी भी पीछे नहीं रहती। ऐसा फैसला केवल शैलेंद्र ही ले सकते थे। और आपके लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि इस फिल्म की जो पटकथा है, अर्थात स्क्रीन प्ले, खुद फणीश्वर नाथ रेणु जी ने तैयार की थी। तो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं वीडियो के समापन की ओर। मैं ये मानता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।